In continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about potassium iodide and water system. अगर हम तंत्र की बात करें तो जो तंत्र लेड और सिल्वर का हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पोटेशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम भी उसके ही समान होता है। इसमें एक लवण पोटेशियम आयोडाइड तथा जल गलन क्रांतिक मिश्रण बनाते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, यह पोटेशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम का प्रावस्था आरेख है। और अगर हम इस प्रावस्था आरेख की तुलना पिछले वीडियो में बताए गए लेड और सिल्वर तंत्र की प्रावस्था आरेख से करें तो दोनों में जो अंतर आता है वह केवल यह अंतर आता है कि जो लेड सिल्वर का प्रावस्था आरेख था उसमें जो बिंदु बी था वह सिल्वर का प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट था, जबकि इस प्रावस्था आरेख में जो बिंदु बी है बिंदु बी को हम शुद्ध पोटेशियम आयोडाइड के गलनांक तक नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड की जो गलनांक तक जल का जो द्रव अप्रावस्था है उसमें नहीं रह पाता है। अब हम बात करते हैं इस तंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। तो पहले हम बात करते हैं वक्र एओ की। जो ए है, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट जल का हिमांक दर्शाता है। इस बिंदु पर बर्फ व जल प्रावस्था साम्यावस्था में है, जबकि जल में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है ए पर, तो जल का हिमांक घटता है और वक्र ए से ओ की दिशा में बढ़ता है। और यह वक्र जल का हिमांक वक्र यानी फ्रीजिंग कर्व कहलाता है। इस वक्र के हर पॉइंट पर बर्फ ठोस तथा पोटेशियम आयोडाइड का जल में विलयन, ये जो प्रावस्थाएं हैं वह साम्यावस्था पर रहती हैं। क्योंकि वक्र की हर पॉइंट पर जो घटकों की संख्या है वह 2 है, अतः जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वह 1 है, तथा यह जो तंत्र है यह एक चर है। यानी इस वक्र पर हर पॉइंट जो सिस्टम होता है, हर पॉइंट पर बायफेज होता है और यूनिवेरिएंट होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ताप पर जो विलयन का संगठन होता है वह निश्चित होता है। अब हम बात करें अगर वक्र बीओ की, तो यह वक्र पोटेशियम आयोडाइड का विलेयता कर्व कहलाता है, यानी सॉल्युबिलिटी कर्व कहलाता है। इस वक्र पर पोटेशियम आयोडाइड ठोस तथा विलयन द्रव साम्य में रहते हैं, अतः फेस का मान 2 है और चूंकि कंपोनेंट भी 2 हैं इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है। इस प्रकार वक्र बीओ पर प्रत्येक बिंदु पर सिस्टम बायफेज होगा, यूनिवेरिएंट होगा। वक्र को पोटेशियम आयोडाइड के गलनांक तक हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वक्र उसी ताप पर समाप्त हो जाएगा जबकि पोटेशियम आयोडाइड का संतृप्त विलयन उबलने लगता है। और हम कह सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही जो पोटेशियम आयोडाइड का संतृप्त विलयन है वह उबलने लगता है। सिर्फ उसी पॉइंट तक हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिंदु ओ की, यानी ट्रिपल पॉइंट की। यह बिंदु गलन क्रांतिक बिंदु अथवा क्रियोहाइड्रिक पॉइंट कहलाता है। इस बिंदु पर जो वक्र एओ तथा वक्र बीओ मिलते हैं और इस बिंदु पर ठोस बर्फ, ठोस पोटेशियम आयोडाइड तथा विलयन द्रव 3 प्रावस्थाएं साम्य में है। क्योंकि पी का मान 3 है और कंपोनेंट का मान भी 2 है, अतः अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो यह आती है 0। इस प्रकार इस बिंदु पर तंत्र अचर है। तो हम कह सकते हैं कि इस ताप पर जो हमारा सिस्टम है वह ट्राईफेज है और 0 वेरिएंट है। इस बिंदु पर तंत्र एक निश्चित ताप दैट इज -23 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक निश्चित संघटन दैट इज 52% ऑफ KI पर ही अस्तित्व में रहता है। और अगर इन दोनों में जरा सा भी अंतर आता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को भी जरा सा ऊपर या नीचे करते हैं या संगठन को भी हम जरा सा कम या ज़्यादा करते हैं, तो ओ का जो पॉइंट है वह अपना अस्तित्व खो देता है। यह निश्चित ताप व संगठन क्रमशः क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर तथा क्रायोहाइड्रिक कंपोजिशन कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें क्षेत्र ACO की, तो जो हमारा क्षेत्र ACO है इस पर 2 प्रावस्थाएं बर्फ ठोस तथा पोटेशियम आयोडाइड जल में विलयन द्रव साम्य में है, अतः इस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर तंत्र एक चर है। द्रव प्रावस्था का संगठन निश्चित ताप पर टाई रेखा खींचकर विलयन का संगठन ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले सिल्वर, लेड और बिस्मथ कैडमियम के प्रावस्था आरेख से किया था। वक्र OB तथा क्षैतिज रेखा OD द्वारा घिरा क्षेत्र, इसकी अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में भी 2 प्रावस्थाएं हैं, ठोस पोटेशियम आयोडाइड और विलयन द्रव साम्य में है। क्योंकि यहाँ इस एरिया में भी जो नंबर ऑफ फेजेज है वह 2 है
और चूंकि कंपोनेंट 2 है अतः यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 1। इस प्रकार OB तथा क्षैतिज OD से घिरा हुआ क्षेत्र भी यूनिवेरिएंट होता है और बाइफेज होता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु का तंत्र चर 1 है। वक्र OB तथा क्षैतिज रेखा OD के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में अगर हमें किसी भी पॉइंट पर द्रव प्रावस्था का संगठन प्राप्त करना होता है तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में प्राप्त किया था बिस्मुथ कैडमियम और सिल्वर लेड के, उसी तरह हम निश्चित ताप पर टाई रेखा खींचकर यानी टाई लाइन खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। वक्र AOB के ऊपर के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में केवल द्रव प्रावस्था अस्तित्व में रहती है जो कि पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन है। इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर तंत्र द्विचर होता है यानी बाइफेज होता है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर तंत्र को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए ताप और संगठन दोनों को निश्चित करना पड़ता है, अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी होती है 2 और फेस है 1। अतः ABO के ऊपर का जो क्षेत्र है वह यूनिफेज होता है और बाइवेरिएंट होता है। अब अगर हम क्षैतिज रेखा COD के नीचे का क्षेत्र देखें तो इस क्षेत्र में जो द्रव प्रावस्था है वह अस्तित्व में नहीं रहती है, केवल बर्फ और ठोस पोटेशियम आयोडाइड दोनों ठोस प्रावस्था में ही अस्तित्व में रहते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में तंत्र एक चर है क्योंकि ये बाइफेज है। जैसा कि सिल्वर लेड तंत्र में हमने देखा है, इस क्षेत्र में भी एक हिमक्रांतिक मिश्रण पाया जाता है। सिल्वर लेड चूंकि दोनों सॉलिड थे अतः उसे हम यूटैक्टिक पॉइंट कहते हैं। चूंकि इस सिस्टम में एक जो हमारा कंपोनेंट है वह जल है और जल जब सॉलिड हो जाता है तो हम उसे बर्फ कहते हैं यानी हिम कहते हैं, तो इसे हम हिमक्रांतिक मिश्रण कहते हैं। जबकि सिल्वर लेड में यूटैक्टिक पॉइंट कहलाता है और पोटेशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम में ये क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कहलाता है, जिसमें ठोस पोटेशियम आयोडाइड 52% होता है और 48% जल यानी बर्फ के रूप में होती है। अब अगर हम देखें प्रावस्था आरेख में कोई बिंदु M बिंदु O के ऊपर है तो इस बिंदु M पर जो क्षेत्र है इस पर केवल पोटेशियम आयोडाइड का ही जल में विलयन अस्तित्व में है और इस विलयन का जो कंपोजिशन है वह यूटैक्टिक यानी क्रियोहाइड्रिक कंपोजिशन का होता है। इस विलयन को अगर हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं यानी टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो O तक पहुंचने पर विलयन के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः बिंदु MO की दिशा में चलता है। बिंदु O पर पहुंचते ही ठोस पोटेशियम आयोडाइड तथा बर्फ दोनों एक साथ पृथक होने लगते हैं, परंतु विलयन का संगठन परिवर्तित नहीं होता है, यानी जिस कंपोजिशन का लिक्विड था उसी कंपोजिशन का हमें सॉलिड प्राप्त होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। O बिंदु से नीचे संपूर्ण विलयन हिमक्रांतिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। अब हम पोटेशियम आयोडाइड तथा वाटर सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में पढ़ते हैं सारणी के द्वारा। वक्र AOB के ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो सिस्टम है वह एक प्रावस्था में होता है, वो की है विलयन पोटेशियम आयोडाइड का जल में और डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 2, क्योंकि इस एरिया में हर पॉइंट पर जो सिस्टम है वो यूनिफेज है और बाइवेरिएंट है। वक्र AO तथा क्षेत्र ACO में जो सिस्टम है उसमें बर्फ सॉलिड तथा विलयन पोटेशियम आयोडाइड का जल में साम्यावस्था में रहता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 1। इसका मतलब वक्र AO के हर पॉइंट पर तथा क्षेत्र ACO के हर पॉइंट पर जो सिस्टम है वह बाइफेज होता है और यूनिवेरिएंट होता है। इसी प्रकार वक्र BO तथा क्षेत्र BDO की बात हम करें तो वहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड और विलयन जो होता है वो साम्यावस्था में होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 1, क्योंकि वक्र BO पर हर पॉइंट तथा क्षेत्र BDO में हर पॉइंट बाइफेज होता है और यूनिवेरिएंट होता है। अब हम बात करते हैं क्षैतिज रेखा COD के नीचे के क्षेत्र की। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 2 फेज साम्यावस्था में होते हैं जो कि है पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड और बर्फ सॉलिड, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो आती है 1, क्योंकि क्षैतिज रेखा COD के नीचे का जो क्षेत्र है उसमें हर पॉइंट पर जो सिस्टम है वह बाइफेज होता है और यूनिवेरिएंट होता है। अब हम बात करते हैं बिंदु O की। बिंदु O पर टेम्परेचर रहता है -23 डिग्री सेंटीग्रेड तथा संगठन 52% ऑफ KI और ये फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं, बर्फ सॉलिड, पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड और विलयन। अतः ये 0 वेरिएंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। तो बिंदु O पर हम कहते हैं कि जो सिस्टम है वह ट्राई फेज है और 0 वेरिएंट है।
अब हम आते हैं हिमकारी मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर पर। पोटेशियम आयोडाइड और वाटर आरेख से हिमकारी मिश्रणों के सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। बर्फ में किसी लवण को मिलाने पर तापक्रम में कमी आती है। जैसा कि हमने पोटेशियम आयोडाइड वाटर के आरेख में देखा कि ए जो कि बर्फ जल का यानी बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट है, उस पर अगर हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो बर्फ का हिमांक घटता है, तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में यानी टेम्परेचर में कमी आती है। माना कि लवण NaCl या KCl को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में मिलाते हैं जिसमें थोड़ा सा जल भी उपस्थित है। जैसा कि हमने ए पर देखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें बर्फ और लिक्विड दोनों साम्यावस्था में रहते हैं। तो बिंदु ए पर हम वक्र जैसे जैसे हम उसमें लवण मिलाते हैं तो जो हमारा बिंदु है वो पॉइंट AO के सहारे मूव करता है। अब चूंकि कुछ लवण जल में घुल जाता है, अतः यहाँ 3 प्रावस्थाएं लवण, बर्फ व जूलियन प्राप्त होती हैं O पर। लेकिन ये तीनों प्रावस्थाएं स्थायी साम्यावस्था में न रहकर केवल गलन क्रांतिक ताप पर ही एक साथ रह सकती हैं। अधिकांशतः यह ताप बर्फ के सामान्य हिमांक से कम होता है, अतः बर्फ और पिघल जाएगी जिससे संगठन का परिवर्तन वक्त AO के अनुसार परिवर्तित होगा। बर्फ के पिघलने व लवण के घुलने में दोनों ही प्रक्रमों में ऊष्मा का अवशोषण होता है। यदि तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा न लेने की स्थिति में हो तो तंत्र का ताप कम हो जाता है, अर्थात मिलाए लवण का अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अवनमन अधिक होता। यह ताप की कमी वक्र AO के द्वारा दर्शाई जाती है तथा ये ताप में कमी तब तक होती रहती है जब तक कि ताप गलन क्रांतिक ताप तक नहीं पहुंच जाए अथवा जब तक लवण या बर्फ पूर्ण रूप से घुल ले जाए। अतः लवण के आधिक्य तथा बर्फ की उपस्थिति में प्राप्त होने वाले न्यूनतम ताप तंत्र के गलन क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी हिमकारी मिश्रण द्वारा उत्पन्न न्यूनतम ताप क्रियोहाइड्रिक टेम्परेचर होगा, वह संगठन हिमक्रांतिक संगठन यानी क्रियोहाइड्रिक कंपोजिशन होगा। दूसरी ओर यदि हम लवण का संतृप्त विलयन लें और उसमें बर्फ मिलाएं तो हम वक्त BO के सारे हमारा पॉइंट मूव करता है तब तक कि जब तक कि बिंदु O पर नहीं पहुंच जाए। इस प्रकार वही न्यूनतम ताप होता है चाहे हम बर्फ में नमक मिलाएं या नमक में बर्फ मिलाएं।